हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं विवान क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज का अपना टॉपिक जो है एक नया चैप्टर होगा, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इससे पहले 6 चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपने देखेंगे पौधे और जंतु किस तरह से संरक्षित किए जा सकते हैं और वो किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक रहेगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन होता क्या है? तो बच्चों, वनोन्मूलन होता क्या है, ये यहाँ पर परिभाषा अच्छी तरह से दी गई है। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त जो भूमि होती है उसका उपयोग अन्य कार्यों हेतु करना ही क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि वन जो हो रहे हैं उनका उन्मूलन किया जा रहा है, वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, उनकी कटाई की जा रही है। तो इसके लिए कोई तो कारण उनके पीछे रह रहा होगा। तो इनके पीछे कारण क्या है, यानी कि वनोन्मूलन के कारण क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर वनोन्मूलन की जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास बनाने की जो समस्या है, या रहने के लिए जो घर बनाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जंगलों को काटा जाता है रहने के लिए, घर बनाने के लिए। इसके बाद में जो पॉपुलेशन है वो जब घर बनाती है तो उनके लिए दरवाजे भी चाहिए। जब दरवाजे हैं तो दरवाजे इमारती लकड़ियों के बनते हैं। तो यहाँ पर इमारती लकड़ियों के लिए, घरों में चलाने के ईंधन के लिए, उद्योगीकरण के लिए, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां जो है वो स्थापित करने के लिए, ये और विकास के लिए, जो देश है उसके विकास के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाता है? पौधों का जो है या फिर जंगलों का क्या है, उन्मूलन किया जाता है, वनों को काटा जाता है। अब विकास के लिए किस तरह से काटा जाता है? जैसे कोई रेलवे ट्रैक निकाली जाती है, या फिर कोई बड़ी सिंचाई परियोजना लगा दी जाती है, या फिर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजारा जाता है, तो उनके लिए वनों को काटा जाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जब भी किसी कार्य को किया जाता है तो उस कार्य के परिणाम जरूर होते हैं। तो यहाँ पर वनोन्मूलन के भी जो कारण है उसके बाद में परिणाम भी कुछ ना कुछ जरूर होंगे। तो बच्चों, सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? सबसे बड़ा परिणाम यह होता है, आप सभी को पता है कि पौधे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमें दी जाती है। तो यहाँ पर जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे, वन ही नहीं रहेंगे, तो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन जो है वो कम मिलेगी, यानी कि प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसमें कमी आएगी। इसके बाद में जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो ऑब्जर्वेशन के दौरान कौन सी गैसें छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होगी, और जैसे ही वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होगी, उसी के साथ में सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की। तो जो वनोन्मूलन का सबसे बड़ा परिणाम है वो आता है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद में जब वन नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी या फिर वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जो जल स्तर है वो भी नीचे चला जाएगा। जैसे ही जल स्तर नीचे जाएगा, जो पीने का पानी है उसकी समस्या आ जाएगी, और पेयजल जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में, वनोन्मूलन के साथ में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी की जल धारण की क्षमता अपनी कम हो जाती है। जो ये जो मिट्टी थी, ऊपरी जो परत है, इसकी जो जल धारण करने की क्षमता है वो घट जाती है, जिस कारण बाढ़, अतिवृष्टि जो के समय यहाँ पर ये जो मिट्टी है इसका कटाव आसानी से हो जाता है। इसके बाद में एक और सबसे बड़ी समस्या आ जाती है मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण होता है क्या है? देखो बच्चों, ऊषर जो भूमि, जो उर्वर जो भूमि होती है, उर्वर क्या होती है? उपजाऊ। उपजाऊ जो भूमि होती है उसका धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है यहाँ पर मरुस्थलीकरण की। यदि वन नहीं रहेंगे तो जैसे ही हवा चलेगी तो हवा के साथ में जो मृदा का अपरदन है वो भी सर्वाधिक होता है, तो इससे मृदा अपरदन भी बढ़ जाएगा। तो जब मरुस्थलीकरण अधिक होगा तो खाद्य संकट भी यहाँ पर गहरा जाता है, खाने की जो समस्या है वो भी आ जाती है। अब नेक्स्ट, और इसके बाद में इसका एक और परिणाम रहता है, वन और जो वन्य जीव हैं उनके रहने का जो आवास है वो भी छिन जाएगा। अब जो वन और वन्य जो जीव हैं उनका संरक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हैं? तो बच्चों, संरक्षण के लिए यहाँ पर राज्य सरकार और जो देश की जो सरकारें हैं वो अलग अलग स्तर पर और सामूहिक रूप से भी प्रयास करती रहती हैं। यदि भारत के अंदर इन प्रयासों की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं, जिनके अंदर प्रत्येक प्रकार से जो है वहां रहने वाले जो जीव जंतु उनका शिकार करना या फिर वहां पर
स्वतंत्र जो विचरण है उसको प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि आसानी से जो वन और वन्य जो प्राणी है उस एरिया के अंदर आसानी से अपना जो गुजर बसर है या फिर अपना जो रहना है वो आसानी से कर पाए। लेकिन जब इसी के साथ में अपने देखें कि वहां पर किस प्रकार के जीव जंतु रहेंगे, तो या तो वहां पर वनस्पतियां होंगी, यदि वनस्पति नहीं होंगे तो वहां पर प्राणी होंगे या फिर जीव जंतु होंगे। तो यहां पर दो शब्द अपने सामने निकल कर आते हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात। अब ये दोनों शब्द हैं क्या? वनस्पति जात क्या होता है? तो बच्चों, वनस्पति जात वह होता है यदि पर्टिकुलर किसी एक निश्चित स्थान पर देखा जाए तो वहां रहने वाले संपूर्ण पेड़ पौधे और वनस्पतियां जो हैं उन सभी को उस एरिया के लिए वनस्पति जात कहा जाता है, वहां की वनस्पति जात कहा जाता है। जैसे पंचमढ़ी जो या फिर जैवमंडल आरक्षित जो क्षेत्र है उसकी बात की जाए तो वहां पर जंगली आम है, शाल, सागौन, ये जो है वहां की वनस्पति जात है। इसी के साथ में चीतल है, हिरण है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता है, ये वहां के प्राणी जात है। प्राणी जात कौन होंगे? वहां पर रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसे भेड़िया, जंगली कुत्ता, ये जितने भी हैं, हिरण है, वो सारे के सारे सामूहिक रूप से प्राणी जात के अंतर्गत आते हैं। उन सभी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्राणी जात कहा जाता है। अब अपने जब देख रहे हैं तो इसके साथ में एक जरूर बात कर लेते हैं कि उस क्षेत्र में तो कई जातियां ऐसी होती हैं कि वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। तो जो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जाति हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बच्चों, जो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जातियां होती हैं उनको कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं? यदि परिभाषा की अपनी बात करें तो पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज, वह जातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं या फिर किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। जैसे उड़न गिलहरी, जंगली आम, ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है जो उसी क्षेत्र विशेष में मुख्यतः पाई जाती हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होते हैं? ऐसे अभ्यारण्य या ऐसे स्थान जहां पर वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, उनका आखेट, वहां पर मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि वहां जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो आसानी से वहां पर अपना गुजारा कर सके। वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। यहाँ पर ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त का अर्थ यहाँ पर ये लिया जाता है कि जो खत्म होने के कगार पर, समाप्त होने के कगार पर, उनको सुरक्षित किया जाता है। जैसे काले हिरण है, हाथी है, अजगर है, गेंडा है, इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको वहां पर सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ये जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? जैसे सरिस्का है, ताल छापर है, गजनेर अभ्यारण्य है। तो गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गजनेर अभ्यारण्य जो है बीकानेर में स्थित है, ताल छापर चूरू में है, सरिस्का अलवर में स्थित है। तो बच्चों, ये था अपना आज का वीडियो। जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा उसके अंदर इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में आपको यदि इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको ऐप का लिंक दिया गया है विवान क्लासेस का। आप वहां ऐप को इंस्टॉल करते हुए उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।